तो सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसमें हम देखने वाले हैं भू संतुलन की संकल्पना। हमारे पास में पहली यूनिट का जो आज का ये तीसरा टॉपिक है। पहली यूनिट के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक होता है वो होता है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो हमने पृथ्वी की उत्पत्ति हाल ही में देखी है। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो रहता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कि पृथ्वी के अंदर क्या कुछ है, हमने वो देखा। और इसके बाद में तीसरा पॉइंट जो हमारे पास में आता है वो है भू संतुलन, कि पृथ्वी पर कि जो पर्वतमालाएं हैं, पठार हैं, मैदान हैं, वो अपना संतुलन कैसे बनाए हुए हैं, आज हमें इसके बारे में अध्ययन करना है। और इसके बाद का टॉपिक हम रीड कर चुके हैं, उसका नाम है कौन सा भी, जो हमने देखा था पृथ्वी की हलचल के बारे में। जो हमने हलचलें देखी थी ना पृथ्वी की, जिसमें हमने अपनति अभिनति के बारे में किया है, वो चीज़ वो हमने रीड किया। और उसके बाद का टॉपिक एक हमारे पास और रहेगा, जिसमें हम चट्टानों के बारे में देखेंगे। तो ये हमारी पहली यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के ये 5 भाग हैं, जिसमें से तीसरा भाग हम देख रहे हैं और लगभग हमने 3 भाग देख लिए हैं। ये आज का चौथा भाग कहलाएगा और एक भाग हमारा और रह जाएगा फर्स्ट यूनिट के अंदर। भू संतुलन की संकल्पना। अब देखिए, भू संतुलन यानी भूमि का संतुलन कैसे बना हुआ है, आपके दिमाग में ये प्रश्न क्रिएट होना चाहिए। और एक आश्चर्य लेकर के, एक आश्चर्यचकित जो होता है ना, अपना मन आश्चर्यचकित मन होता है, मतलब कि अपन समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस मन से अगर आप इस प्रश्न को समझना शुरू करेंगे, इस टॉपिक को समझना शुरू करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कैसे कि मैंने कहा कि भू संतुलन, कि ये जो पर्वत हैं ये अपनी जगह पर कैसे टिके हुए हैं। ये तो ज़्यादा ऊंचे हैं, तो इनको तो गिर जाना चाहिए था, क्योंकि जो जितना ऊंचा होता है उसमें गिरने के, भूकंप आने के बाद उसके गिरने के चांस रहते हैं। तो आपके मन में यदि एक प्रश्न रहता है कि भी ये जितनी भी हम यहाँ पे पृथ्वी पर खड़े हैं, तो हमने अपना संतुलन कैसे बनाया है, हमने यहाँ पे संतुलन कैसे बनाया, यदि ये आपके दिमाग में प्रश्न आता है तो आज का टॉपिक आप ही के लिए है। और यदि आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं आता तो आज का टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके बारे में पहले से आपके अंदर कोई ना कोई दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए कि भी ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं इस पृथ्वी पर। तो उसी के साथ अपन शुरू करते हैं भू संतुलन की संकल्पना को। देखिए, भूमि पर जितने भी ऊंचावच हैं वे अपने अपने संतुलन को बनाए हुए हैं। पहाड़ है, पर्वत हैं, बहुत ऊंचे हैं। तो इसको देखते हुए हम दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, 2 विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम होगा एरी और एक का नाम होगा प्राट। एक का नाम क्या होगा? एरी और एक का नाम होगा प्राट। ये हम 2 विद्वानों के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। इन दोनों के नाम अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब ये दोनों अलग अलग बातें कहेंगे कि भी ये पर्वत इतना ऊंचा है, इसका मतलब इस पर्वत का जो जड़ होगी ना वो उतनी गहरी होगी। जैसे ये बिल्डिंग जिसमें हम पढ़ रहे हैं, ये बिल्डिंग 3 माले की है, 3 मंजिल बिल्डिंग है ये वाली। तो इसीलिए इसकी जो नींव होगी वो भी क्या होगी? उतनी गहरी होगी। हम जिस बिल्डिंग को जितना ऊंचा बनाना चाहे बना सकते हैं, परंतु हमें उसकी नींव उतनी ही मजबूत करनी होगी। ठीक है, ये बात होगी हमारे पास में। और इन बातों को लेकर के हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भू संतुलन की संकल्पना जो है वो आई कहाँ से है। परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्र जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान एवं गहराई में स्थित झील, समुद्र में भौतिक एवं यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन कहते हैं। किसे? भौतिक या फिर यांत्रिक स्थिरता। स्थिरता मतलब एक जगह पे स्थिर रहना ही क्या कहलाता है? भू संतुलन कहलाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि भू संतुलन किसे कहते हैं हम। संतुलन यानी सभी चीज़ों का अपनी जगह पे स्थिर रहना, ये संतुलन है, डगमगाना नहीं। तो ये जो शब्द है आइसोस्टेसी शब्द है ये वाला, ठीक है, ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोस्टेसी। तो ये जो आइसोस्टेसी है ये ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस से बनी है, आइसोस्टेसियस, जिसमें आप ध्यान रखेंगे कि आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सम, और स्टेसी का मतलब जो हमारे पास में स्टेसी है,
स्टेसी, स्टेसी जो शब्द है ना हमारे पास में, ये किससे बना है? स्टेटस से बना है, स्टेटस। और स्टेटस का अर्थ होता है स्थिति। स्टेटस का अर्थ क्या होता है? स्थिति। ध्यान रखिएगा, आइसोस्टेसी जो है ये ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस शब्द से बना है। और आइसोस्टेसियस में जो आइसो शब्द है इसका अर्थ होता है सम, और स्टेसियस जो शब्द है ये बना है किससे? इसी का सुधरा हुआ जो रूप है वो है स्टेटस। जो वर्तमान में अपन बात करते हैं ना कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया मैंने, है ना, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया यानी आपने अपनी स्थिति को जाहिर किया कि आपकी स्थिति क्या है। स्टेटस का मतलब होता है आपकी स्थिति। स्थिति मतलब कि आप किस लेवल पर पहुंच चुके हो। अब इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, तो बच्चा अगर अपने स्टेटस लगाएगा व्हाट्सएप पे तो वो कार्टून वगैरह लगाएगा, ठीक है। अगर आप हैं तो आप अगर या तो कुछ जो स्टूडेंट जो युवा हैं वो या तो लगाते हैं कि आर्मी वालों के स्टेटस लगाते हैं, या कोई माता पिता का स्टेटस लगाता है, या फिर क्या है कि कोई भड़कीले से लगाता है कि पिस्तौल लेकर के, गन लेकर के, है ना, इस प्रकार से पैसा है खूब, इस प्रकार से स्टेटस लगाता है। तो उससे पता चलता है कि उसकी स्थिति यानी उसकी मेंटलिटी कैसी है। अगर वो माता पिता की स्टेटस लगा रहा है इसका मतलब वो अपने माता पिता के लिए प्रिय है, उसके लिए माता पिता प्रिय है। और अगर वो लगा रहा है कि भी मोटिवेशन वाले थॉट्स वगैरह लगा रहा है ना, तो ये रहता है कि इसका मतलब वो किसी ना किसी लेवल पर जाना चाहता है, वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा है। और कुछ होते हैं जो बदमाशों के स्टेटस लगाते हैं, इसका मतलब वो खुद भी क्या है? बदमाश। तो वो अपनी स्थिति बता रहे हैं। और जैसे ही आपके माता पिता हैं, अगर उनको कभी स्टेटस लगाते देखोगे तो वो स्टेटस लगाएंगे भजन कीर्तन चल रहा है ना, तो किसी माता की तस्वीर है, किसी देवता की तस्वीर उन्होंने लगाई है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि अब उनका मोह माया से जो है रिश्ता दूर हो चुका है। अब वो किसकी ओर जा रहे हैं? आध्यात्मिक स्थिति की ओर जा रहे हैं। तो ये आपका स्टेटस बताता है। तो इस प्रकार से ये शब्द बना है। तो ये जो आइसोस्टेसी है इससे बन गया समस्थिति। इसका अर्थ क्या बन गया? समस्थिति, यानी कि समान स्थिति में रहना, ये शब्द आया है। अब ये शब्द तो आ गया, परंतु ये जो भू संतुलन की संकल्पना है इसने कहाँ से जन्म लिया? तो देखिए, जब जॉर्ज एवरेस्ट जो है, जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है, जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर क्या रखा गया? माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जॉर्ज एवरेस्ट आए थे 1854 से 1861 के समय भारत में आए थे, के निर्देशन में सिंधु गंगा मैदान का प्रादेशिक निर्धारण किया जा रहा था। भी उस समय क्या कर रहे थे कि सिंधु और गंगा को प्रादेशिक निर्धारण कर रहे थे, भी सिंधु कहाँ तक है और गंगा कहाँ तक है, इस प्रकार से उसका निर्धारण किया जा रहा था। तो उस समय जब उन्होंने देखा हिमालय के निकट एक स्थान है कल्याण, और प्रायद्वीपीय भारत के निकट जो है वो एक स्थान है कल्याणपुर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। इन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच दो विधियों के द्वारा सर्वे किया और इसका मान क्या निकाला? त्रिभुज विधि से जब उन्होंने सर्वे किया तो इसका मान आया 5 डिग्री 42 मिनट और 294 सेकंड। इसमें चुंबकीय सुई का मापन, चुंबकीय सुई से मापन किया जाता है। और खगोलीय विधि से जब इसका मापन किया गया उसमें आया 5 डिग्री 37 मिनट और 058 सेकंड। ये मापन की एक प्रणाली होती है। देखो जरा, जो डिग्री होती है ना, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस प्रकार से ये बात होगी पहली, तो यहाँ ध्यान रखना। अब क्या था कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके निकट तो था कल्याणपुर, और जो हिमालय पर्वतमाला है उसके निकट था कौन? कल्याण। दो स्थान है, उन दोनों स्थानों के बीच के बारे में जब अध्ययन किया गया तो उन्होंने बताया, देखिए इस प्रकार से आपने मानचित्र को बनाना है, और यहाँ पर स्थित है कल्याण और यहाँ पर स्थित है कल्याणपुर। कल्याणपुर, और यहाँ पर क्या हो गया? कल्याण। अब दूरी तो इन दोनों की इस तरीके से होनी चाहिए थी, परंतु जो दूरी जा रही थी, जो डिस्टेंस जो जा रहा था वो इस प्रकार से जा रहा था।
इस प्रकार से, यानी वो कितना कौन बना रहा था, यहाँ से जो कौन बन रहा था ना, मतलब इस प्रकार से ऐसे कौन बन रहा था। तो ये जो कौन बन रहा था ये कितना बन रहा था, एक विधि के द्वारा तो 5 डिग्री और कितना बना 42 मिनट बना कुछ इस प्रकार से। और दूसरी विधि के द्वारा कितना बना था अभी, दूसरी विधि के द्वारा यहाँ देखिए 37, दूसरी विधि के द्वारा कितना बना 37 मिनट, 5 डिग्री और 37 मिनट। एक विधि के द्वारा तो ये दूरी जाती है यहाँ पर, और एक विधि के द्वारा ये दूरी जाती है यहाँ पर। तो यानी ये कोण जो होते हैं 2 अलग अलग कोण बनते हैं, यहाँ पे 2 अलग अलग कोण बनते हैं। इस आधार पर जब ये डिफरेंस निकाला गया दोनों के बीच में, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि दोनों के बीच में अंतर कितना आया, 5 मिनट और 236 सेकंड का अंतर आ गया। अब इस अंतर को लेकर के अब धारणाएं दी जाएंगी क्या, तो यानी कि भी अच्छा चुंबकीय सुई का झुकाव किस ओर था, हिमालय की ओर आया। अब जब ये प्रश्न हमने एरी के समक्ष रखा, अब यहाँ से शुरुआत होती है। जब हमने ये प्रश्न एरी एक विद्वान है, ठीक है, उनको बताया कि भी देखो हमने ये 2 विधियों से एक कंक्लूजन निकाला है, उसमें एक सुई तो इस ओर जा रही है, एक सुई तो हिमालय की तरफ जा रही है, ये हिमालय की ओर जा रही है, हिमालय, और ये हिमालय से थोड़ा दूर जा रही है, और वास्तव में जो हमारा क्षेत्र है वो यहाँ पर होना चाहिए था। अब इस आधार पर एरी ने क्या कहा, उसने कहा कि भी हिमालय जो है, इसका मतलब हिमालय हल्का है। हिमालय क्या है, हल्का है। पहली विधि में चुंबकीय विधि का प्रयोग किया गया था, यानी इसके पास में चुंबकीय तत्व मौजूद है, इसके पास में क्या है, चुंबकीय तत्व है, चुंबकीय तत्व है। परंतु दूसरी विधि के द्वारा जब चेक किया गया तो तब ये समझ में आया कि ये चुंबकीय तत्व तो है, परंतु यह अंदर से या तो खोखला है, अंदर से खोखला है, या फिर इसके अंदर हवा के बुलबुले हैं, हवा के बुलबुले हैं, और या फिर हिमालय हल्के पदार्थों से बना है, हल्के पदार्थों से बना है। 3 प्रश्न सामने आते हैं अभी, क्या हिमालय के अंदर, क्या अंदर से खोखला है, क्या हिमालय के अंदर हवा के बुलबुले हैं, क्या हिमालय हल्के पदार्थों से बना है। अब देखो, सुनो मेरी बात को दोबारा अच्छे तरीके से। 3 प्रश्न सामने आते हैं। क्यों आए 3 प्रश्न सामने, क्योंकि एरी ने क्या कहा था, एरी के समक्ष रखा गया, तो एरी के अनुसार चुंबकीय सुई का हिमालय की ओर उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण खिसकाव हुआ है। इन्होंने तो ये बात स्पष्ट कर दी कि गुरुत्वाकर्षण अधिक होने की वजह से चुंबकीय सुई ऐसे गई है, हिमालय की ओर गई है, इसीलिए तो डिफरेंस आया ना दोनों के बीच में। क्योंकि यहाँ देखो ये ज़्यादा है, ये दूरी क्या है ज़्यादा, और ये किसकी वजह से आई है, चुंबकीय सुई के द्वारा मापन किया गया तब आई। तो चुंबकीय सुई किस ओर जा रही है, हिमालय की ओर जा रही है, परंतु खगोलीय विधि से जब चेक किया गया तो वास्तव में ये आया, ये डिफरेंस आया यहाँ पे। तो आपको ये डिफरेंस याद रखो तो ठीक है, ना रखो तो ठीक है। पहले बस ये ध्यान रखना कि चुंबकीय सुई हिमालय की ओर गई, जिसने अधिक कोण बताया, खगोलीय विधि के कारण कम कोण आया, दोनों में डिफरेंस देखा गया तो 5 डिग्री का आया, 5 मिनट का आया। जबकि प्राट कहते हैं कि यह कितना होना चाहिए था, 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए था। उसके कहने के अनुसार कि अगर ये चुंबकीय सुई का इतना ही प्रभाव दिखाया तो ये जो हमारे पास में पहला कोण बना था ना, वो यहाँ जाना चाहिए था, इस दिशा में, यानी कि यहाँ पर बनना चाहिए था। और इसी कारण से जब उसने कहा भी 5 क्यों गया है, 15 जाना चाहिए था, 15 क्यों नहीं गया, क्योंकि इसने अपनी ओर नहीं खींचा। अपनी ओर क्यों नहीं खींचा, क्योंकि यहाँ तो ये अंदर से खोखला होगा, या फिर इसमें अंदर के हवा के बुलबुले होंगे, इसलिए इसकी आकर्षण शक्ति कम होगी, और या फिर ये हल्के पदार्थों से बना होगा। तो अंत में हमारा तीसरा पॉइंट को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो पहले जहाँ पर आप आइए वापस, सबसे पहले देखिए कि संतुलन, भू संतुलन किसे कहते हैं। भू संतुलन को इंग्लिश में आइसोस्टेसी बोलते हैं। आइसो का अर्थ जो होता है वो सम होता है, और स्टेसी यानी स्टेटस का अर्थ होता है स्थिति, सम स्थिति। पर्वतों का, मैदानों का, पठारों का अपनी स्थिति पर स्थिर रहना, अपनी जगह पर स्थिर रहना ही क्या कहलाता है, भू संतुलन कहलाता है। ये संकल्पना सामने आई जब एवरेस्ट जो है, जॉर्ज एवरेस्ट भारत में आए। उन्होंने सिंधु और गंगा का जो प्रादेशिक क्षेत्र था उसको बांटने का प्रयास किया।
तब उन्होंने देखा कि भी कल्याण जो है वो इस तरफ है, जबकि चुंबकीय सुई इस तरफ खींच रही है। इस तरफ चुंबकीय सुई क्यों जा रही है? क्योंकि इस तरफ हिमालय है, इसलिए चुंबकीय सुई यहाँ जा रही है। तो उसने क्या कहा, उसने दूसरी विधि से प्रयोग किया। दूसरी विधि का जब प्रयोग किया तो उसने देखा कि अब चुंबकीय सुई कल्याण की तरफ ना होकर के यहाँ पर है। तो एक सुई यहाँ तक गई, एक सुई यहाँ तक गई, दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 5 मिनट का डिफरेंस आया। उसने कहा कि ये 5 मिनट क्यों जा रहा है, ये सुई जो है चुंबकीय सुई है हिमालय की ओर क्यों जा रही है? तो उसने यही प्रश्न एरी के सामने रखा कि भाई ये समस्या आई है, चुंबकीय सुई हिमालय की ओर जा रही है, ऐसा क्यों? तो एरी ने कहा कि भी चुंबक जो हिमालय है उसमें चुंबकीय तत्व पाए जाते हैं, जिस वजह से वो चुंबकीय सुई इस ओर गई है। जब प्राट के सामने ये प्रश्न लेकर के गए कि भी चुंबकीय सुई ऐसे जा रही है, तो उसने कहा ये गलत है, चुंबकीय सुई 5 मिनट नहीं 15 मिनट इधर जानी चाहिए थी। कितनी जानी चाहिए थी? 15 मिनट जानी चाहिए थी। इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय के पास में उतना आकर्षण नहीं है जितना उसके पास में होना चाहिए था। उसके पास में उतनी आकर्षण शक्ति नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो इसी वजह से लेकर के अब दोनों की आगे सिद्धांत आएंगे और कहता है अतः हिमालय अनुमान के अनुसार कम आकर्षण रखता है। अनुमान के अनुसार क्या हुआ? कम आकर्षण रखता है, अर्थात हिमालय का गुरुत्व कम है। हिमालय जो है वो निम्न गुरुत्व का कारण है। क्या कारण है? या तो अंदर से खोखला है, या इसमें हवा के बुलबुले हैं, और या फिर यह हल्के पदार्थों से बना हुआ है इसलिए संतुलित है। 3 बातें उसने कही प्राट ने कहा कि भी ये जो सुई है ये 5 मिनट नहीं, ये 15 मिनट जानी चाहिए थी। चलो ये 15 मिनट तो नहीं गई, ठीक है, तो फिर कारण क्या है? उसने कारण बताया। उसने कहा कि इसके पास में गुरुत्व उतना अधिक नहीं है जितना होना चाहिए था, और उस वजह से उसने अनुमान लगाया कि या तो भी इसके अंदर ये जो पहाड़ हैं इतने बड़े बड़े, या तो फिर अंदर से खोखले होंगे इसलिए इसके पास में आकर्षण शक्ति कम है, या इसके अंदर हवा के बुलबुले होंगे, और या फिर ये हल्के पदार्थों से बना है। तो 3 बातें जब सामने आई तो तब ये अपना अपना मत देना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों के मत से। क्या मत देते हैं? तो सबसे पहले आता है एरी। एरी का जो मत है वो है तेराव के नियम पर आधारित। तेराव वो कहता है कि भी ये जो सभी पदार्थ हैं, ये जो अपने पर्वत पठार ये वगैरह हैं, ये सब तैर रहे हैं, और इनमें जब तैरते हैं तो ये उदाहरण दिया इन्होंने किसका? बर्फ़ के टुकड़े का। उन्होंने क्या कहा कि जैसे एक बर्फ़ का टुकड़ा होता है, यदि हम उसको पानी में डालेंगे तो उसका एक हिस्सा बाहर रहेगा और 9 हिस्से उसके अंदर रहेंगे। उदाहरण दे रहा है, वो उदाहरण दे रहा है कि जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ को जब हम डालते हैं एक हिस्सा बाहर रहता है, 9 हिस्से अंदर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना ऊंचा है वो उतना ही गहरा होगा। क्या अर्थ निकल के आता सामने? जो जितना ऊंचा है उतना ही गहरा होगा। अगर हम यहाँ पे इससे बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा रखेंगे तो इससे ऊंचा जाएगा और इससे भी गहरा जाएगा, इससे गहरा जाएगा। तो इसने क्या कहा? जैसे हिम प्लावन के समय हिम का एक भाग जल के बाहर रहता है और 9 भाग जल में डूबा रहता है और संतुलन बनाता है। पहली बात याद रखना, एरी ने अपना मत देते समय कहा कि यह मेरा मत जो है वो तेराव के नियम पर आधारित है। तेराव यानी तैरना। तैरता कौन है? जैसे बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है तो तैरते समय वो कैसा होता है? उसका एक हिस्सा बाहर होता है, 9 हिस्से अंदर होते हैं। इन्होंने ये बात कही। फिर आगे इन्होंने ये बात बताई कि इसी प्रकार स्थल रूप अपनी ऊंचाई के अनुसार भूगर्भ में अपनी जड़ें रखते हैं। स्थल रूप ऊंचाई के अनुसार भूगर्भ में अपनी जड़ें रखते हैं, यानी जो जितना ऊंचा होगा उसकी जड़ उतनी ही गहरी होगी। जैसे मैदान पठार पर्वत का 1/3 भाग अधिक ऊंचाई है, 1/3 भाग जो है वो ऊंचाई है, तो इनकी गहराई ऊंचाई के अनुपात में 2/3 है। यानी उन्होंने क्या कहा? इस प्रकार से यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। इन्होंने ये कहा कि अगर हिमालय, ये हमारे पास में पर्वत है, ये हमारे पास में पठार है और ये मैदान है, इसका 1/3 भाग बाहर है, तो इसके नीचे इसका कितना भाग है?
2/3। नीचे इसका भाग कितना है? 2/3। इसका 1/3 बाहर है तो इसका 2/3 कितना बनेगा? लगभग यहाँ तक बनेगा। इसका 2/3 हो गया और इसका 2/3 यहाँ तक हो गया। इस प्रकार से इसने कहा कि भी जो भी पर्वत है, पठार है, मैदान है, इनका 1/3 भाग ऊपर है और 2/3 भाग नीचे है। ये जो दे रहा है कौन कह रहा है? एरी। ये मत किसका है? एरी का। एक डायग्राम तो ये वाला, ये बनाना सीख लेना कि डायग्राम हमने कैसे बनाया है। पहली बात, इसको परसेंटेज में बताना हो तो आप कहेंगे 33% ऊपर है, क्योंकि 1/3 का मतलब 33% होता है। तो पीछे बचा 67%। 33% और 67%। इन्होंने इस प्रकार से कहा कि भी कोई भी पदार्थ है, यदि उसका 1/3 भाग ऊपर है ना, तो उसके नीचे 2/3 भाग अवश्य होगा। जैसे आप पेड़ों को देखते हैं, पेड़ की जड़ें भी बहुत गहरी होती है, तो उसने कहा भी जो भी जितना ऊंचा जाएगा उसकी जड़ उतनी ही गहरी जाएगी। अब जितना लंबा पेड़ होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। इसी को आधार मानते हुए उसने ये बात कही है। अब ये बात कहाँ तक सही निकलती है वहाँ तक हम पढ़ेंगे। जब इसकी बात कहीं ना कहीं जाकर के गलत हो जाएगी, इसका विरोध हो जाएगा बात का, तो फिर हम जाकर के वहाँ दूसरे की परिकल्पना को समझेंगे। तो देखिए क्या कहाँ तक सही चलते हैं। अतः जो जितना ऊंचा होगा उसकी गहराई उतनी ही अधिक होगी। एक पॉइंट इसका यहाँ पर निकल के आ गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक इसने इम्पोर्टेंट पॉइंट किसको दिया है? ये कि बर्फ़ जब तैरती है तो उसका एक हिस्सा ऊपर होता है, 9 हिस्से नीचे होते हैं। एक बात ये ध्यान रखना। फिर तैराव का नियम है इसका, फिर जितनी ऊंचा होगा उतना ही गहरा होगा। अब इस आधार पे उसने जो संकल्पना दी वो क्या थी कि एक समान घनत्व वाले भिन्न भिन्न ऊंचाई के लकड़ी के टुकड़े लिए। अब ये है इसका प्रयोग, ये कर रहा है प्रयोग, घर पे बैठकर प्रयोग कर रहा है। उसने क्या किया? अलग अलग ऊंचाई के टुकड़े लिए। किसके टुकड़े हैं? लकड़ी के। तो सभी का घनत्व एक जैसा होता है, लकड़ी एक जैसी होती है, तो लकड़ी का घनत्व एक सा था। उसने क्या किया? अधिक ऊंचा टुकड़ा लिया और देखा जब उसको पानी में डाल करके तो वो ज़्यादा गहराई तक गया, और जो कम ऊंचा था उसकी गहराई भी क्या थी? कम थी। यानी यहाँ पे वो उदाहरण किसका ले रहा है? लकड़ी के टुकड़े का। दो बातें ध्यान रखना। एक उसने उदाहरण लिया बर्फ़ का, उससे कहा उसने तैराव का नियम। दूसरी बात उसने कही लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसने कहा कि उसका यदि 1/3 भाग बाहर है तो 2/3 भाग क्या होगा? अंदर होगा। और इस प्रकार से उसने कहा कि बढ़ती गहराई के अनुसार घनत्व सभी का समान है। उसने क्या कहा? घनत्व समान है, समान घनत्व के लकड़ी के टुकड़े लिए। और यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? देखिए जरा, जल में डुबोए जाए तो जिसकी ऊंचाई अधिक होगी उसकी गहराई उसी अनुपात में अधिक होगी। तो ये देख रहे हैं अपन, जब हम जल में डालेंगे तो जो ज़्यादा लंबा होगा, जो ज़्यादा ऊपर होगा, वो ज़्यादा ही नीचे होगा। तो इस प्रकार से ये बात निकली। अतः समुद्र नीतल की तुलना में मैदान, और मैदान की तुलना में पठार, और पठारों की तुलना में पर्वत की जड़ें अधिक गहरी होंगी। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। तो 4 लाइनों में उसका निष्कर्ष पूरा होता है। बस आपको यही ध्यान रखना है। आपके सामने प्रश्न आएगा कि एरी का मत समझाइए, तो आप एरी का मत कैसे समझाएंगे? एरी से लेंगे आप सबसे पहले आरी। एरी से आरी। आरी क्या होती है? आरी बड़ई के पास में लकड़ी काटने वाली जो होती है, क्या बोलते हैं उसको? आरी बोलते हैं, आरा बोलते हैं। सुना नहीं क्या? आरी होती है। तो आप समझ के रखना, आरी से कट करते हैं, ठीक है। तो जो आरी होती है ना, यानी एरी, आरी, और आरी से लकड़ी काटेंगे, यानी इसने क्या लिया है? लकड़ी को लिया। और लकड़ी के टुकड़ों में समान घनत्व होता है, यानी इसका नियम है समान घनत्व और बढ़ती गहराई। गहराई कैसे है? बढ़ रही है। जो जितना ऊंचा है वो उतना ही गहरा है। ये बात हुई। दूसरी बात, लकड़ी तैरेगी। लकड़ी सीधी सी बात है, क्या करेगी? तैरेगी। तो इसका नियम क्या है?
तैराव का नियम। इसका जो सिद्धांत है वो तैराव के नियम पर आधारित है। तो दो बातें आपके सामने उसके नाम से ही निकल करके आ जाती है, उसमें आपको ये बातें लिखनी है, ये वाली बातें बतानी है। अब देखते हैं इसकी आलोचना कैसे होती है। एरी के मत की आलोचना, जब हम इसकी गलतियां निकालेंगे तो ही तो दूसरे की बातें सही लगेंगी ना अपने को। तो हम इसकी बातों में गलती निकालते हैं। क्या गलती निकालते हैं देखिए जरा। एरी के मत के अनुसार 1/10 भाग उत्तर में है, तो भूगर्भ में कितना होगा 9/10 भी। ऊपर कितना भाग है 1/10 भाग। यानी कि जो हमारे पास में हिम थी, उसने एग्जाम्पल किसका लिया, किसका लिया था, हिम का एग्जाम्पल लिया था, बर्फ का एग्जाम्पल लिया था। अब बर्फ क्या करती है, 1 भाग ऊपर है तो 9 भाग नीचे होंगे। तो आलोचना करने वालों ने क्या कहा कि भी एरी ने कहा है 9 भाग नीचे हैं। तो जिस प्रकार से एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, ऊंचाई 8848 है, तो फिर नीचे कितना होगा 9 गुना, उसकी गहराई कितनी होगी 9 गुना होगी। तो जब उससे 9 गुना किया गया तो कितनी गहराई आई 80 किलोमीटर। जबकि आप जानते हैं कि हमारे पास में ऊपरी स्थल मंडल 35 किलोमीटर तक ही है। पृथ्वी की हमने आंतरिक संरचना देखी, उसमें हमें पता है कि ऊपर का भाग 35 किलोमीटर तक ही गहरा है। तो इस वजह से 80 किलोमीटर की गहराई में कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं हो सकता, क्योंकि गहराई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। नीचे किस फॉर्म में मिलेगा, प्लास्टिक अवस्था में मिलेगा। नीचे हमें कौन सी अवस्था मिलेगी, प्लास्टिक अवस्था मिलेगी। तो प्लास्टिक अवस्था को हमने पढ़ा था आंतरिक संरचना के अंदर। तो इस वजह से इसका क्या हो गया, अभी ये नियम गलत हो गया, इसके नियम की आलोचना हो गई। तो ध्यान रखिएगा, गहराई होगी जबकि इस गहराई में तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा और इस उच्च तापमान पर हिमालय की जड़ें ठोस अवस्था में नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इसकी बात का विरोध कर दिया गया। परंतु कहीं ना कहीं इसका जो सिद्धांत है वो संबंधित है प्लेट विवर्तनिकी से, क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है कि प्लेटें तैरती हैं और इसका भी नियम क्या है, तैराव का नियम। तो दो बातें ध्यान रखना। सबसे पहले कि एरी के मत की आलोचना करते समय क्या कहा गया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। यदि हम एरी के अनुसार देखें तो इसके 9 हिस्से नीचे होंगे, और जब हमने इसको 9 गुना करके देखा तो ये समथिंग 80 किलोमीटर गहराई में गया। और 80 किलोमीटर की गहराई में यदि हम जाते हैं तो वहाँ का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, जिस वजह से वहाँ पर ठोस अवस्था में कोई पदार्थ नहीं हो सकता। अतः हिमालय की जड़ें ठोस नहीं हो सकती। इस प्रकार से इसकी बात की आलोचना कर दी गई। और दूसरी तरफ इसके एक सहानुभूति भी मिली। कहाँ सहानुभूति मिली कि जो एरी का मत है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के निकट है, क्योंकि स्थल भाग यानी प्लेटें किस नियम पर आधारित है, तैराव के नियम से गतिशील है। क्योंकि स्थल रूप जड़ का नियम नहीं रखते। स्थल रूप जो होते हैं उनमें जड़ नहीं पाई जाती, वो तैरते हैं। इसीलिए तो हमारे पास नए नए महाद्वीप बने। ये जितने भी महाद्वीप बने हैं, जितनी भी पर्वतमालाएं बनी हैं, ये कैसे बनी हैं, ये प्लेटें तैर रही थी तो ही तो बनी। जब हमने आंतरिक बल की बात की थी तो उसमें देखा था कि दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो उसमें संपीड़न की वजह से क्या होता है, वलन पड़ जाता है। तो वो जो वलन पड़ा है वही तो यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, प्राट के बारे में देखिए जरा। प्राट ने क्या कहा, जो स्थल भाग जितना ऊंचा होता है उसका घनत्व उतना ही कम होता है। इसने घनत्व को कम ज़्यादा किया, जबकि एरी ने घनत्व समान रखा था और उसने ऊंचाई को, गहराई को कम ज़्यादा किया था। उसने कहा जो जितना ऊंचा है उसकी गहराई उतनी अधिक है। इसने कहा जो जितना ऊंचा है वो उतने ही हल्के पदार्थों से बना है, उतना ही उसका घनत्व हल्का है। और अगर इस प्रकार की बात है, किंतु सभी स्थल रूप की जड़ें एक निश्चित गहराई में होती हैं, बस एक निश्चित गहराई में उसकी जड़ें होती हैं, उसके बाद में कोई स्थल रूप नहीं पाया जाता। इस गहराई से नीचे किसी स्थल रूप का अस्तित्व नहीं होता। क्षतिपूर्ति रेखा, यह 60 से 90 किलोमीटर की गहराई में वह रेखीय क्षेत्र है जिसके नीचे सभी स्थल रूप का घनत्व समान हो जाता है। शब्द है क्षतिपूर्ति रेखा। क्षतिपूर्ति
ये शब्द क्या कहता है? ये कहता है कि भी जो भी भले गहराई में स्थान है, जो भी जितना भी गहरा है, उसमें क्या होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसके बाद उसकी जड़ें नहीं होंगी। कितना? 60 से 90 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये क्षतिपूर्ति है। ये कैसा है? क्षतिपूर्ति क्षेत्र है। किसने दिया? ये पराट ने दिया। ये कहता है कि इसके बाद में कोई भी जड़ नहीं होती। इसका मतलब वो जड़ नहीं कहेगा। अब अगर जड़ नहीं कहेगा तो फिर उसको संतुलन करना है। तो संतुलन करने के लिए उसने क्या कहा? उसने कहा कि भी यहाँ पर क्या होगा, पराट ने कहा कि घनत्व अलग होगा। घनत्व कैसा होगा? अलग अलग होगा। जबकि एरी ने क्या कहा था? घनत्व समान होगा और गहराई अलग अलग होगी। इसने कहा घनत्व अलग अलग है और गहराई सबकी गहराई समान है। तो आपके पास में दो बातें निकल कर के आ गई। यहाँ पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि भी इसने सबकी गहराई अलग बताई और इसने कहा घनत्व सभी का एक जैसा है, और इसी कारण से जो जितना ऊंचा है वो उतना ही गहरा है। परंतु उसने कहा कि यहाँ पे सभी की गहराई समान है, इसीलिए जो जितना ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम होगा और जो जितना गहरा है उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। इसीलिए तो हमने पढ़ा था, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, जब हम देख रहे थे पर्वतों के बारे में, उसके बाद में हमने देखा पठारों के बारे में और फिर हमने देखा मैदानों के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया इसका घनत्व कितना है? 2.7। इसका कितना है? 2.8। और यहाँ पे कितना है? 2.9। देखा था कि 35 किलोमीटर के अंदर वो यही था। तो वो पराट का था। आप ये सब चीज़ें देख चुके हो पहले से। इसी वजह से जो जितना हल्का है वो उतना ही ऊंचा है, जो जितना भारी है वो उतना ही नीचे है। ठीक है, इस प्रकार से। और इन सब की जड़ें कैसी हैं? इन सब की जड़ें बराबर हैं। इन सब की जड़ें कैसी हैं? बराबर हैं। गहराई समान है और घनत्व भिन्न भिन्न है। और ये हो गया आपके पास में पर्वत, पठार और मैदान। दूसरा डायग्राम आपको ये वाला ध्यान रखना है, पराट से संबंधित। जब एरी से संबंधित बनाओगे तो ये वाला डायग्राम बनाओगे, और पराट से संबंधित बनाओगे तो ये वाला डायग्राम बनाओगे। और जब हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे तो तब आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना शब्द कौन सा? क्षतिपूर्ति। ये बताना है कि पराट ने बताया था कि इनका घनत्व अलग है और इस वजह से इनकी गहराई नीचे जाकर के समान हो जाती है, और जिस तल पर इन सब की गहराई समान होती है उस तल को हम क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्ति रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए। अब दोनों की आलोचनाएं और दोनों के अब हमें जो देखने हैं वो देखने हैं कि इन दोनों का संयोग किस किसने किया। बस ये हमारे पास में लास्ट रहेगा। दो ही इसमें आपको सिद्धांत पढ़ने हैं, तो देख लेते हैं। ये हमारे पास में सिद्धांत आ चुके हैं। ये ए जो है ये एरी का था। देखो इनकी सबकी क्या है? गहराई अलग अलग है। ये गहराई अलग है, लेकिन इसमें क्या है? सबकी गहराई एक जैसी है। सबकी गहराई एक जैसी। और ये किसका है? पराट का है। उसके लिए आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, और अगर याद रह जाए आपको तो ये भी बना सकते हो कि आगे हम जाके देखते हैं। यहाँ पे आएगा हमारे पास में, दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं। एरी आया था 1854 के अंदर और पराट आया था 1859 से 61 के अंदर। इसने कहा तेराव का नियम है, इसने कहा जड़त्व का नियम। इसने कहा समान घनत्व गहराई भिन्न, इसने कहा समान गहराई घनत्व भिन्न। दोनों चीज़ें उल्टा होगा। ठीक है, और इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग डेप्थ, और यहाँ पे कहेंगे यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी। यानी वही चीज़ होगी, समान घनत्व भिन्न गहराई और समान गहराई भिन्न घनत्व। तो इस प्रकार से इन दोनों की जो है आपके सामने क्षेत्र आ जाते हैं। इसने क्षतिपूर्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन इसने क्षतिपूर्ति का नाम लिया। उस क्षतिपूर्ति को अधस्थ स्तर कहते हैं। अधस्थ स्तर कहते हैं, यानी सबस्ट्रेटम।
ध्यान रखना आगे शब्द आएगा सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम जोन यानी क्षतिपूर्ति मंडल, सबस्ट्रेटम जोन अधस्तर आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं किसने इनकी हेल्प की है। तो हेफोर्ड व बेबी का जो प्रयोग है, हेफोर्ड और बेबी का जो प्रयोग है, ये प्राट के मत से मिलता जुलता है। यानी प्राट का सहयोग किसने दिया? हेफोर्ड और बेबी ने। हेफोर्ड और बेबी ने प्राट की संकल्पना को सच साबित करने का प्रयास किया। कैसे किया? इन्होंने क्या किया कि हेफोर्ड के अनुसार भूपृष्ठ के नीचे अलग अलग घनत्व के भाग विद्यमान है, परंतु धरातल के नीचे की तरफ 100 किलोमीटर की गहराई में एक ऐसा तल आता है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर होता है और नीचे जाकर के उन सब का घनत्व क्या हो जाता है? समान हो जाता है। ये हेफोर्ड का है। इसे समतोलन, लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन का बताया है। ठीक है, यानी इसका मैं अगर डायग्राम बता के बताऊँ आपको, तो डायग्राम देखिए किस प्रकार का बनेगा। डायग्राम ये बनेगा, ये कहता है कि भी जो जितना ऊंचा है, इस प्रकार से ये ऊंचाई बताई उसने। अब ये इसका नीचे वाला देखो तल समान है, इसका मतलब ये प्राट के करीब है। इसका जो मतलब है वो किसके करीब है? प्राट के करीब है। और ये होगी हमारे पास में समुद्र तल हो गया। अब इसमें यहाँ पर कहता है कि इसका घनत्व कितना है? 2.9। इसका कितना है? 2.8, 2.7, 3.0 ये घनत्व है। इसके बाद में ये घनत्व इनका सही रहेगा, लेकिन एक स्थान ऐसा आएगा जिसके बाद सभी का घनत्व क्या रहेगा? समान रहेगा। इन सभी का घनत्व क्या रहेगा? समान। ये क्षेत्र, और इसी को उसने समतोलन तल कहा है। समतोलन तल कहा है ये वाला क्षेत्र। जो क्या समझे यहाँ पे? उसी प्रकार से देखो प्राट की ही बात को कॉपी कर रहा है, उसी में एक संशोधन कर दिया। उसने कहा कि जो क्षतिपूर्ति है ना, क्षतिपूर्ति वह एक रेखा नहीं है। क्षतिपूर्ति एक रेखा नहीं है, वह क्षतिपूर्ति पूरा का पूरा एक मंडल है। क्षतिपूर्ति क्या है? क्षतिपूर्ति मंडल है।